नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में हमने माता का अंचल और जॉर्ज पंचम की नाक अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है साना साना हाथ जोड़ी, जो मधु कांकरिया का यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत को हम पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा है कि लेखिका ने सिक्किम की यात्रा से अपनी यात्रा शुरू की, युमथांग के लिए निकली थी। तो वहाँ के जो पहाड़ी परिदृश्यों का वर्णन लेखिका ने बड़ी ही खूबसूरती से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इससे पहले हमने देखा कि कुछ औरतें वहाँ पर काम कर रही थी, तो उसके लिए लेखिका ने कहा कि ये बहुत कम लेकर के बहुत अधिक वापस समाज को लौटा देती हैं, और धीरे धीरे वहाँ से आगे की ओर बढ़ रही थी। अब बढ़ेंगे आगे। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन, जो इनका ड्राइवर कम गाइड था, बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेल्ट लेंगे। हेयर पिन बेल्ट होता है, जैसे होती है ना, लड़कियां लगाती हैं हेयर पिन, ऐसी। तो उन्होंने कहा कि हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेल्ट लेंगे। पहले जो यात्रा कर रहे थे उसमें तो इस प्रकार की चढ़ाई कर रहे थे, ऐसे 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 ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब चढ़ाई बहुत तीखी हो रही थी। इसलिए ड्राइवर ने बताया कि हम हेयर पिन बेल्ट ऐसे लेंगे, ऐसे धीरे धीरे पिन की साइड में। एकदम बहुत ही चढ़ाई तेज है, तो एकदम तीखा मोड़ लेकर के वापस ऊपर की तरफ चढ़ेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेल्ट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे शाम के समय, और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। देखो, रोज़ 3-3.5 किलोमीटर उतरते हैं और स्कूल जाते हैं पैदल ही। क्या स्कूली बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, ये मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई भी आपको चिकना वर्बिला नहीं मिलेगा। वर्बिला मतलब जिसके चर्बी हो, तोंद हो, पेट हो। चिकना वर्बिला नहीं मिलेगा, बड़े पेट वाला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है, यानी पहाड़ों पर 3 किलोमीटर रोज चढ़ना उतरना, फिर ये तो मतलब स्कूल का काम हुआ, फिर और कोई काम, घर का काम, खेत का काम, कोई मवेशियों का काम, इसके काम के लिए इधर उधर पहाड़ों पर घूमना, तो उसकी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है उन्हें। जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माँओं के साथ मवेशियों, जानवरों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उन्हें कठिन परिश्रम, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कहा है कि वहाँ पर कोई भी आपको चिकना वर्बिला, यानी चिकना वर्बिला 18, देखो 18 यहाँ पर क्या लिखा है, बढ़े हुए पेट वाला, यानी तोंद वाला कोई भी बच्चा नहीं मिलेगा। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग सावधान कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। देखो, ये इस प्रकार की बातें लिखने से थोड़ा जो ड्राइवर होता है वह थोड़ा सावधान होता है कि हाँ भाई, धीरे चलाएं, घर पर बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अगर मेरी दुर्घटना, यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, तो बच्चों के उसके माता पिता छिन जाएंगे। थोड़ी और आगे बढ़े। देखो, एक तो होता है मैदानी इलाका,
एक तो था मैदानी इलाका और एक होता पहाड़ी इलाका। मैदानी इलाकों में दुर्घटना हुई तो आमने सामने गाड़ी भिड़ गई या और किसी से टकरा कर गई तो उसमें सिर्फ जो टक्कर से नुकसान होता है ना वही होता है। इसके विपरीत जब पहाड़ों पर कोई गाड़ी टकराती है तो वह टकरा करके नीचे लुढ़कती हुई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नीचे गहराई में जा करके रुकती है, तो उस गाड़ी में कुछ नहीं बचता है। उस गाड़ी में रहने वाले व्यक्तियों भी मतलब कोई चमत्कार होता है तभी कोई 1-2 बचता है, वरना कोई बचता नहीं है। पूरी बस गिरती है तो कोई गिरने से पहले ही कोई कूद जाता है किस्मत से, कोई शीशा फूटने से बाहर निकल जाता है, तो वही 1-2 मुश्किल बचते हैं। बाकी चाहे 40 हो 50 हो सारे के सारे ही नदी के पानी में समा जाते हैं। थोड़ी और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन ईटर अराउंड, कि ध्यान रखो मैन ईटर, मैन को खाने वाला यहाँ पर घूम रहे हैं, यानी कोई भेड़िया वगैरह नरभक्षी। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। आपने देखा होगा तो जो याक होते हैं उस पर खूब लंबे लंबे घने बाल होते हैं, तो ये बाल पहाड़ों पर बर्फ से उनकी सहायता करते हैं, रक्षा करते हैं। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा, मतलब लेखिका का ध्यान खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोक्कू पहने, बोक्कू क्या है, सिक्कमी परिधान, लंबा चोगा सा होता है, ये तो बोक्कू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से, मतलब परिश्रम से, मेहनत से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोक्कू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मैं मंत्रमुग्ध सी चीख पड़ी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए ऐसे ही था, यानी सहन करने योग्य नहीं था। इतना सौंदर्य लेकर के लेखिका उसमें मंत्रमुग्ध सी हो गई। युमथांग जहाँ के लिए गंगटोक से निकले थे, युमथांग पहुँचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थे, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तीस्ता नदी के तीर पर, तीर मतलब किनारे पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में हाथ मुंह धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम में धीमे धीमे हवा बह रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था, यानी बादल गहरे थे तो चांद दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर परिंदे यानी पक्षी और लोग अपने घरों में लौट रहे थे संध्या समय। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। क्यों भर आई? उस सुंदरता को देख करके, उसको महसूस करके। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य, जिसे क्षमा नहीं कर सके, अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। तो उसकी सुंदरता में लेखिका इतना अधिक हो गई थी और ये सोच रही थी कि जो वर्तमान की नई पीढ़ी है यह प्रकृति से कितना खिलवाड़ कर रही है, और जो यहाँ के लोग हैं लायुंग के, युमथांग के, गंगटोक के, वे प्रकृति के साथ कितना मिलजुल करके रहते हैं। अंधेरा होने के पहले ही
किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची, यानी थोड़ा और अंदर की तरफ, पहले बाहर की तरफ पत्थरों बैठी थी, फिर जो पानी बह रहा था वहाँ तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली हथेली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति यादाश्त में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है, कोई वादा करते हैं, क्या संकल्प करूँ मैं, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी क्योंकि मन उस सुंदरता में ही खोया हुआ था। संकल्प तो शांत मन से करते हैं, एकदम चित्त शांत हो तब। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, हलाहल मतलब जहर, सारी तामसिकताएं, सारी बुरी आदतें, बुरी बातें बह जाएं। तो लेखिका ने क्या संकल्प किया कि मेरे भीतर मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट है, कोई जहर है, कोई बुरी आदतें हैं, वह सभी बुरी आदतें इस तीस्ता नदी में ही बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया, अंधेरा गहरा हो गया। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने के उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानियों सी मोहक रात महक उठी। आदिम रात्रि यानी बहुत पहले के समय की रात्रि की महक से परियों की कहानियाँ सी मोहक व रात महक उठी, यानी लेखिका को बहुत अच्छा लगने लगा। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण, संक्रमण मतलब दोनों का संयोग हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वह जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक, आश्चर्यचकित होकर के उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद। लायूं की सुबह है, यानी अभी हमने पढ़ा हुआ तो था शाम की बात, रात की बात, अब सुबह। बेहद शांत और सुरम्य तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल बोलते हैं समुद्र का सतह, जो किसी भी चीज़ की ऊंचाई मापते हैं तो वह सी लेवल से ही मापते हैं। समुद्र की जो सतह होता है, पानी की जो सतह होती है, ऊपरी सतह है, उसी सतह से किसी भी चीज़ की ऊंचाई मापते हैं। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर भी लगा होगा सी लेवल से ऊंचाई यहाँ पर इतनी है, यहाँ पर इतनी है। तो लेखिका जहाँ पर थी वह स्थान सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर था, पर मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत स्वर्ग से कम नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर लेखिका को बर्फ़ नहीं मिली। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल, बर्फ़ गिरनी लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाओ, स्थान का नाम है, चली जाऊं तो मुझे वहां सर्दियां बर्फ़ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। पूछ सकते हैं प्रश्न छोटा, भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहा गया है, तो कटाओ को कहा गया है भारत का स्विट्ज़रलैंड। देखो स्विट्ज़रलैंड यूरोपीय देश है जहाँ पर बहुत बर्फ़ रहती है, साल भर बर्फ़ होती है, तो यहाँ पर और सुंदर भी शहर है, पूरा देश है स्विट्ज़रलैंड। तो जिस प्रकार सुंदरता और बर्फ़ स्विट्ज़रलैंड में है, उसी प्रकार की सुंदरता और बर्फ़ कटाओ में देखने को मिलती है, इसलिए कटाओ को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा गया है। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट मतलब पर्यटकों के लिए स्थल नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। सुर्खियों में मतलब चर्चा में नहीं आया था।
और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था, जैसा था वैसे ही था। वहाँ पर पर्यटक बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुँचे थे। कटाव जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, बातें कर रहा था, और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप लिया मतलब खा लिया, निगल लिया। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया। तो अब हमने पढ़ लिया है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, कटाओ को कहते हैं। लेखिका पहले गंगटोक से युमथांग के लिए निकली और युमथांग के मार्ग में ही रात्रि विश्राम लायुंग में की। लायुंग भी बेहद शांत और सुंदर जगह है, शांत और सुंदर दोनों ही। आराम से वहाँ पर रात्रि बिताई, रात्रि को थोड़ा नाच गाना भी किया। और अब सुबह के बारे में बता रही है कि सुबह भी उतनी ही शांत वहाँ पे थी। चलो आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का दिन हम कल करेंगे। नमस्कार।